लाल काला माई का। मंदिर में कीर्तन चल रहा था और खत्म होते ही कुछ औरतें आपस में बातें करने लगती है। देख रही है इस लड़की को, कितनी सुंदर है। दूध की तरह उजला रंग है इसका। और सिर्फ रंग ही नहीं, उसका चरित्र भी उतना ही उजला है। कई महीनों से देख रही हूँ मैं। सुबह के 7 बजे ये मंदिर से पूजा करके लौट भी जाती है। जिसके भी घर में जाएगी ना, उजाला कर देगी। अरे किसी के क्यों, अपने ही घर में क्यों नहीं ले आती इसे। कल्याणी है ना मेरी सहेली, उसी की बेटी है। और सच में बड़ी ही गुणी और होनहार लड़की है। पढ़ी लिखी भी है। और तू भी तो पिछले 1 साल से अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रही है। अब जब तुझे ये लड़की इतनी पसंद है तो इसी से क्यों नहीं कर देती अपने लड़के की शादी। अरे कमाल करती हो मंजू, तुम भी। हीरे जैसा बेटा है इसका। इस मिली से थोड़ी ना ब्याह देंगे। क्यों बहन जी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कोई खोट है क्या इस लड़की में? अब खोट है या खूबी, ये तो आप खुद ही सोच लीजिए बहन जी। लेकिन मैं तो आपको वो बात बताऊंगी जो खरी है। ये लड़की बेशक आपको हीरे की तरह चमकती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये हीरा निकला तो कोयले की खदान में से ही है। अरे क्या कहना चाहती हैं? हमें तो आपकी एक भी बात पल्ले नहीं पड़ रही। बड़ी नादान है बहन जी आप तो। अरे इसके माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, सब के सब इतने काले हैं जैसे उल्टा तबाह। बस एक यही है जो उनके खानदान में किसी से नहीं मिलती। सोच समझ कर रिश्ता जोड़िएगा उनके परिवार से। अरे इतनी सी बात का बतंगड़ बनाकर रख दिया आपने। हमें तो लगा पता नहीं लड़की में ऐसा क्या ऐब है जो आप इतना बढ़ा चढ़ा कर कह रही हैं। अरे इसके माता पिता का रंग सांवला है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लड़की का रिश्ता नहीं होगा। हमें तो लड़की से मतलब है। इसके माँ बाप को थोड़ी ना सजा के घर में रखना है। आप जाने दीजिए। अ, ऐसा कीजिए मंजू बहन, आप मेरे अमोल का रिश्ता चलाइए इस मिली के साथ। अगर यहाँ बात बन जाए तो हम खुद को बड़ा ही खुश नसीब समझेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए बहन जी। बहुत सही इंसान से बात की है आपने। 3 दिन के अंदर जवाब लेकर आऊंगी मैं लड़की वालों से। मंजू जाकर मिली के माँ बाप से बात करती है और कीर्तन में हुई सारी बातें उन्हें बताती है। मंजू बहन, रिश्ता तो अब बड़ा अच्छा लाई है। सही बताओ तो हम खुद अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बड़े परेशान हैं। अरे अच्छी लड़कियों का तो जैसे अकाल ही पड़ गया है। बच्चों के रिश्ते करने चलो तो ना ढंग का लड़का दिखाई देता है ना ढंग की लड़की। अगर यहाँ हमारी बात पक्की हो जाए ना तो हम बड़े एहसान मंद रहेंगे आपके। जल्द ही मंजू मिली के माँ बाप को अमोल के माँ बाप से मिलवाती है और दोनों की शादी हो जाती है। मुंह दिखाए की रस्म के समय। वाह भाभी वाह। वे चांद की तरह सुंदर है दुल्हन तो। पूरे खानदान में मिली जैसी खूबसूरत बहू नहीं आई है आज तक। मानना पड़ेगा आपकी तो नस्ल सुधर जाएगी। हाँ नहीं तो क्या दीदी, आप ये समझ लो कम से कम 20 लड़कियां रिजेक्ट करी है मैंने अपने अमोल के लिए, तब जाकर ये नगीना ढूंढ कर लाई हूँ। अब बताओ अच्छी है कि नहीं मेरी पसंद? हाँ भाभी, हम तो मान ही रहे हैं कि लाखों में एक लेकर आई हो आप बहू। बहू की खूबसूरती की तारीफ सुनकर उषा फूली नहीं समा रही थी। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहता है। मिली सच में रूपवान होने के साथ साथ गुणवान भी थी। अपने गुणों से उसने परिवार में सबका दिल जीत लिया था। शादी को अभी 3 ही महीने बीते थे कि मिली अपनी सास को दादी बनने की खुशखबरी सुना देती है। क्या बात कर रही है बहू? सच में मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे बहुत बहुत शुक्र है भगवान का। आजकल के बहू बेटों के रंग ढंग देखकर मुझे तो लगता था कम से कम 4-5 साल तक तो पोते का मुंह देखने के लिए तरसना ही पड़ेगा। लेकिन देखो, भगवान ने कितनी जल्दी सुन ली मेरी। अगले 9 महीने तक उषा अपनी बहू मिली की खूब सेवा करती है। उसे उसकी पसंद का खाना खिलाती है, घुमाने ले जाती है। इतना ही नहीं, अमोल भी उसके खूब नखरे उठाता। 9 महीने का वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है और मिली डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाती है। बधाई हो माता जी, पोता हुआ है आपको। नर्स के मुंह से खुशखबरी सुनने के बाद उषा तेज कदमों से बहू के पास वार्ड में चली जाती है और अपने पोते को गोद में उठा लेती है। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो अपने पोते का मुंह देखती है, अभी तक खुशी से चमक रहा उसका चेहरा अचानक से मुरझा जाता है। क्या हुआ माँ? आप अपने पोते को देखकर खुश नहीं हो? पूरे 9 महीने तक तो खुशी के मारे आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सुबह से मिली से ज्यादा आपने पूरा घर सर पर उठा रखा था, और अब जब आपके पोते को देखने का समय आया तो आपकी शक्ल पर 12 क्यों बज गए? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं खुश क्यों नहीं होंगी? अरे भाई, तेरा पहला बच्चा दुनिया में आया है, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? हालांकि उषा ने बहू और बेटे के सामने बात को टाल दिया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि पोती की शक्ल देखने के बाद उषा को बहुत गहरा धक्का लगा था।
जिसका कारण ये था कि मिली का बच्चा इतना काला था कि उसका परिवार में किसी के साथ कोई मेल ही नहीं था। कहाँ तो उषा ने अपनी नस्ल सुधारने के ख्वाब देखे थे और कहाँ उसका पोता उनके परिवार में फिट नहीं हो रहा था। एक दिन अस्पताल में रहने के बाद मिली अपने बच्चे के साथ घर वापस आती है। जैसे ही मोहल्ले और रिश्तेदारी में यह खबर फैलती है कि मिली ने एक बेटे को जन्म दिया है, एक के बाद एक लोग उससे मिलने घर आने लगते हैं। हाय हाय भाभी, ये क्या हो गया? आपने तो अपनी नस्ल सुधारने के बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। आपके परिवार में किस पर गया ये बच्चा? इतना काला तो आपके परिवार में कोई नहीं है। अरे दीदी, आप भूल गए बहू के माँ बाप को। उनका तो यही रंग है ना। और ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि बेटा अपने दादी दादा पर ही जाए, अपने नाना नानी पर भी तो जा सकता है। अरे भाभी, ये बात तो आपको रिश्ता करने से पहले सोचनी चाहिए थी। तब तो आप बड़ा सीना चौड़ा किए घूम रही थी। जो कोई भी बच्चे को घर पर देखने आता था उनके मुंह से यही बात निकल जाती थी कि आखिर ये बच्चा गया किस पर है। परिवार में तो उसका किसी से भी कोई मेल नहीं है। बार बार एक ही बात सुनते सुनते उषा के मन में मिली के घर वालों के लिए नफरत भर गई थी। कोई बात नहीं, अगर हमारा मुन्ना थोड़ा काला है तो क्या हुआ? सुबह शाम उपटन लगाना इसको, देखो कैसे चमक जाएगा इसका रंग। सास के कहे अनुसार मिली अब दिन में 2-2 बार अपने बेटे को उपटन लगाती है, लेकिन नीरज का रंग ना तो बदलना था और ना ही बदला। धीरे धीरे इसी तरह मुन्ना 10 साल का हो जाता है। अरे बेटा, जल्दी से ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ, फिर नानी के घर चलना है ना। मैंने आपको पहले भी बहुत बार कहा है, मुझे नाना नानी के घर नहीं जाना है। ये कैसी बात कर रहा है तू? क्यों नहीं जाना है नानी के घर? अरे नानी कितना प्यार करती है, तुझे पता भी है। साल भर बेचारी इंतजार करती है कि कब तेरी गर्मियों की छुट्टी हो और वो थोड़े दिन तेरे साथ समय बिता सके। अरे कोई जबरदस्ती है क्या वहां जाना? मुझे उन लोगों की शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। बेटी की बात सुनकर मिली को बहुत गुस्सा आता है। नीरज जी, कैसी बात कर रहे हो तुम? यही सिखाकर बड़ा किया है मैंने तुम्हें। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। नफरत करता हूँ उन लोगों से। उन लोगों की वजह से ही मुझे ये रंग मिला। आपको पता है ऐसे रंग ग्रुप के साथ सोसाइटी को फेस करना कितना मुश्किल है। मैं चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लूं, उसके बाद भी क्लास में कोई बच्चा मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहता। टीचर भी मुझसे कट्टे कट्टे से रहते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। और ये सब इस काले रंग की वजह से है। कोई मुझे अफ्रीकन कहता है, कोई नीग्रो। आपको ये बात कहाँ समझ में आएगी? मेरा रंग बदलने के लिए आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मुझे वहां जाने के लिए फोर्स तो मत करिए। अपने मन में नफरत लेकर धीरे धीरे नीरज बड़ा होने लगता है और गुजरते समय के साथ वो एक नौजवान बन जाता है। अच्छे नंबरों से पढ़ाई कर लेने के बाद अब उसकी एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी लग गई थी। नीरज के अंदर इतने सारे गुण होने के बाद भी सबको उसके अंदर सिर्फ एक ही कमी नजर आती थी, और वो थी उसका दबा हुआ रंग। कुछ समय के बाद, बेटा आज ऑफिस से समय से घर आ जाना। तुम्हारी दादी ने नवीन भाई साहब को तुम्हारे रिश्ते के लिए घर बुलाया है और तुम्हारी दादी को लड़की बहुत पसंद है। अगर यहाँ रिश्ता पक्का हो जाएगा तो सबके लिए अच्छा होगा। अरे बस करो माँ, आप लोग थकते नहीं हो क्या? 1 दर्जन रिश्ते देख चुके हैं हम लोग और 1 दर्जन बार लोग मुझे रिजेक्ट करके जा चुके हैं, लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि कोई भी खूबसूरत लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी। दादी को तो अभी भी अपनी नस्ल सुधारने की पड़ी हुई है। अरे जैसा मैं हूं वैसी ही लड़की से शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, लड़की कम पढ़ी लिखी हो, गरीब घर की हो तब भी चल जाएगी। मैं तो कहती हूँ अनपढ़ भी ले लेंगे, लेकिन लड़की का रंग साफ होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि तेरी आने वाली पीढ़ी भी यही सब झेले। मेरी मम्मी को भी आप यही सोचकर लाई थी ना दादी, सुधर गई पीढ़ी। बेटा इस तरह से बहस करने से कुछ भला नहीं होने वाला तेरा। तुझे समय बता दिया है, 6:30 बजे तक घर आ जाना। मैंने केसर और हल्दी का उपटन बनाया है, आते ही उसे लगा लेना। दादी की बात सुनकर नीरज ऑफिस के लिए निकल जाता है। नीरज के साथ ये सब आज कोई पहली बार नहीं हो रहा था। जब भी उन्हें कहीं शादी पार्टी में जाना होता है तो उसकी दादी और माँ 2 दिन पहले से ही उसे हल्दी चंदन का लेप लगाना शुरू कर देते थे, ताकि उसका रंग थोड़ा सा निखर जाए और कोई अच्छे घर की लड़की उसे पसंद कर ले और घर में एक गोरी और सुंदर बहू आ जाए। लेकिन दोनों सास बहू के सारे लेप आज तक फेल ही हुए थे। नीरज चाहे जितना हल्दी चंदन और केसर का लेप लगाता, लेकिन उसकी रंगत में नाम मात्र का भी अंतर नहीं आता था। माँ और दादी के जोर देने पर नीरज जल्दी घर आ जाता है। घर आने के बाद रोज की तरह पहले उसकी माँ उसे 1 गिलास केसर वाला दूध पिलाती है और फिर चंदन और पता नहीं क्या क्या मिलाकर एक लेप उसके मुंह पर लगाकर चली जाती है। 1 घंटे बाद लड़की वाले आते हैं
और एक बार फिर से नीरज को निराशा ही हाथ लगती है। उस दिन के बाद से नीरज डिसाइड कर लेता है कि अब वो किसी भी लड़की के यहाँ अपना रिश्ता जाने नहीं देगा। बस बहुत हो गया माँ, अब आप दोनों कान खोल कर सुन लो। आप लोगों के कहने से मैं इतनी बार अपना अपमान करवा चुका हूं कि अब मैं गिनती भी भूल गया हूं। पर अब मैंने फैसला कर लिया है, मुझे खुद की प्रदर्शनी नहीं करवानी है। और आज के बाद ये हल्दी, चंदन और बेसन का लेप लेकर मेरे पास मत आइएगा। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। नीरज ने अब अपनी रंगत बदलने के प्रयास करना छोड़ दिया था और अपने सच को स्वीकार कर लिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन नीरज की कंपनी के अमेरिका के ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की जेनिफर, जो उसकी अच्छी दोस्त थी, उसको शादी के लिए प्रपोज करती है। कैसी बात कर रही हो? कहाँ तुम, कहाँ मैं? अमेरिकन हो तुम, तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है। हम दोस्त ही ठीक है। आज नहीं तो कल तुम्हें इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ चलने लायक नहीं हूँ, और फिर उसके बाद तुम्हारे मन में खटास आनी ही है। ये कैसी बात कर रहे हो तुम नीरज? कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? किसी आदमी की पहचान क्या सिर्फ उसके रंग से की जाती है? उसके गुणों को नहीं देखा जाता क्या? तुम बस ये बताओ, मुझे पसंद करते हो कि नहीं? जेनिफर के मनाने पर नीरज शादी के लिए हाँ बोल देता है। मैं अपना ट्रांसफर इंडिया के दिल्ली ऑफिस में करा लूंगी और फिर हम लोग साथ साथ रहेंगे। जेनिफर के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद, माँ, आज आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है मुझे। आप और दादी मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान थे ना, तो अब आप ये समझ लो कि आपकी सारी चिंता दूर हो गई। सच बता, तू फिर से शादी के लिए तैयार है बेटा? अब तूने हाँ बोल दिया ना, मैं अभी पंडित जी को फोन कर देती हूँ। मैंने शादी के लिए हाँ जरूर कर दी है, लेकिन मैं किसी लड़की को नहीं देखने वाला हूँ। आपको घर पर किसी को भी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? तो लड़की से शादी नहीं करेगा क्या? अरे नहीं नहीं दादी, शादी लड़की से ही करूंगा। वो लड़की मैंने ढूंढ ली है। अभी कल तक तो तू शादी का नाम लेने पर भी चिढ़ जाता था, और आज तू कह रहा है कि तूने शादी के लिए लड़की पसंद कर ली। अरे क्या चक्कर है भाई? आप लोगों को आपके सारे सवालों के जवाब कल मिलेंगे। कल मैं उस लड़की को आप लोगों से मिलवाने के लिए लाने वाला हूँ। फिर आपके मन में जितने भी सवाल है ना, आप उसी से पूछ लेना। अपने मन के सारे डाउट दूर कर लेना। उसके बाद ही हम शादी की तारीख निकालेंगे। अब तो खुश हो ना आप दोनों? नीरज की बात सुनकर उसकी दादी और माँ खुश तो थे, लेकिन हैरान भी थे कि अचानक से ऐसी कौन सी लड़की मिल गई भाई जो शादी के लिए तैयार हो गई। हमने तो इतने रिश्ते देखे, लेकिन कोई भी लड़की नीरज को देखने के बाद हाँ नहीं करती थी। बेचैनी में एक दिन का वक्त गुजर जाता है और अगले दिन ठीक 12 बजे घंटी बजती है। नीरज जेनिफर को लेकर घर में प्रवेश करता है। जेनिफर को देखकर नीरज की दादी और माँ के मुंह खुले के खुले रह जाती हैं। अरे बहू, ये तो अंग्रेजन ले आया, और उसकी आंखें तो ठीक ठाक है ना, कम तो नहीं दिखाई देता इसे। अरे हमारी बिरादरी की कोई भी लड़की नीरज से शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, और ये अंग्रेजन नीरज से शादी करने को तैयार हो गई। दादी जी, मैं जानती हूँ आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। आप यही सोच रहे हैं ना कि मेरी जैसी अमेरिकन लड़की नीरज को कैसे पसंद कर लिया। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। कौन से ज़माने में जी रहे हैं आप लोग? एक इंसान की पहचान क्या उसका रंग ही होती है? उसकी काबिलियत, उसके गुण कोई मायने नहीं रखती आप लोगों के लिए? आपका बेटा इतना होनहार है, अपने दम पर इंडिया की नंबर 1 कंपनी में नौकरी मिली है उसे। उसको मोटिवेट करने की बजाय आपने हमेशा उसके अंदर सिर्फ हीन भावना भरी है। हमेशा उसे एहसास दिलाया कि वो बाकियों से कम है। उसके रंग की वजह से वो इस दुनिया में जीने लायक नहीं है। मैंने कोई बहुत अनोखा काम नहीं किया है। मैंने नीरज को उसके रंग से ऊपर उठकर एक इंसान की तरह पहचाना है, और वो वाकई बहुत अच्छा इंसान है, काबिल है, मेहनती है, दिल का भी बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा एक पति में एक पत्नी और क्या ढूंढ सकती है? नीरज से अच्छा पति मुझे मिल ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि नीरज को मुझसे अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती। नीरज अगर चाहे तो शादी से इनकार कर सकता है। बेटा, तेरी बातों ने आज हमारी आंखें खोल दी है। तेरा रंग ही गोरा नहीं है, तेरा मन तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। हमारी खुश नसीबी होगी अगर तू हमारे घर में बहू बनकर आ जाएगी। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि तेरी चमड़ी का रंग गोरा है। हम तो तेरे गुणों से प्रभावित हैं। मुझे समझ में आ गया है कि तेरी जगह कोई सांवली लड़की भी आज मेरे सामने खड़ी होती ना, तो वो भी आज मुझे तेरे जितनी ही खूबसूरत लग रही होती। तेरी बातों ने हमारे मन को छू लिया है।
माँ, मैं अभी जाके नाना नानी को लेकर आता हूँ। आखिर उन्हें भी तो जेनिफर से मिलने का अधिकार है ना? तो क्या अब तुम अपने नाना नानी से नाराज नहीं हो? कैसी बात कर रही हो माँ? मुझे अब और शर्मिंदा मत करो। मैंने पहले ही उनके साथ इतने सालों से बहुत गलत व्यवहार किया है। उन्हें उस बात की सजा दी है जो गलती उन्होंने कभी की ही नहीं थी। मैं उनके पैर छूकर उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। नीरज जाकर अपने नाना नानी के पैरों पर गिरकर उनसे माफी मांग लेता है। उसके बाद जेनिफर और नीरज की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और जेनिफर नीरज की पत्नी बनकर उसके घर आ जाती है।